अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। आज से स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हरकत के कवानीन। पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, अपना कमेंट लिखना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ओके। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मतलब सब्सक्राइबर बढ़े यार, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ताकि वीडियो की रीच बढ़े, और कमेंट बहुत सारे करने, ठीक है। कमेंट करोगे ना तो रीच बढ़ती वीडियो की, फिर वो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचता है, ठीक है। जो बात साफ़ है वो क्लियर है, मैंने बोल दिया, ठीक है। और इतने दिन वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हरकत के कवानीन, लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले है आपका हरकत के कवानीन में क्या क्या पढ़ने हैं। हरकत पढ़ेंगे हम लोग, हटाव और फासला, इसरा, न्यूटन के कवानीन हरकत और मसावाती। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका शेक की हरकत, यानी कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्या बोला गया है कि नीचे दी गई मिसालें में क्या आपको हरकत का एहसास होता है, हरकत होने और हरकत ना होने की वजाहत आप कैसे करेंगे। तो इनके एग्जाम्पल्स देखो। पहले क्या लिखा हुआ है, परिंदों का उड़ना, दूसरा है खड़ी हुई रेलगाड़ी, तीसरा है हवा में उड़ती हुई घास फूस, और चौथा है पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर। साकिन की हालत समझ में आती है ना, यानी कि उसमें हरकत ही नहीं होगी। साकिन यानी एकदम स्टॉप है, वो उसको कुछ हो ही नहीं, मतलब हरकत में नहीं है बस, ठीक है। तो देखो पहला और ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ना, इनमें ना जो शे है वो अपनी जगह बार बार तब्दील हो रही है। परिंदे उड़ रहे हैं, यानी अब उड़ रहे तो वो एक ही जगह पे थोड़ी ना होंगे, वो उड़ते 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 दूर तक जाएंगे। उड़ती हुई घास फूस, तो वो हवा में हिलती उलती रहेगी, यानी अपनी हरकत में रहेगी। यानी जो शे है वो अपनी जगह बार बार तब्दील कर रही, इसीलिए जो एग्जाम्पल पहला और जो तीसरा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, हरकत का एहसास हो रहा है। जबकि दूसरा और चौथा, खड़ी हुई रेलगाड़ी और पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर, इनमें क्या हो रहा है, शे अपनी जगह तब्दील कर रही है, नहीं कर रही, यानी साकिन हालत में दोनों, ठीक है। चलो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद आता है ज़रा सोचिए। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, क्या आपके बाजू में बैठा हुआ शख्स मुतहर्रिक है, कैसे मालूम करोगे। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या बोलोगे कि मेरे बाजू में बैठा हुआ जो शख्स है वो मेरे लिहाज से क्या होगा, मुतहर्रिक नहीं है, लेकिन जो सड़क पे खड़े हुए लोग रहेंगे उनके लिहाज से वो हरकत में है। समझ में आया। यानी कि अगर हम बस में नहीं बैठे, मान लो हम सड़क पे खड़े हैं और बस जा रही है, तो उसमें जो आपको लोग हैं वो आपको लगेंगे क्या, हरकत में है। तो सेम वही होगा कि आपके बाजू में बैठा हुआ शख्स आपको क्या लगेगा कि वो हरकत में नहीं है, मुतहर्रिक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सड़क पे खड़े हुए लोग हैं उनके लिहाज से वो क्या होंगे, वो हरकत में होंगे, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, कोई शे हरकत में है या नहीं, ये तय करने के लिए आपको किन किन नुकात पर गौर करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, कोई शे हरकत में है या नहीं, ये तय करने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो शे कि अपने अतराफ़ व अकनाफ के लिहाज से अपने मुकाम में तब्दीली हो रही है। अगर हो रही है तो हरकत में, नहीं हो रही है तो साकिन हालत में। तो इन्हीं नुकात का हम लोग क्या करेंगे, गौर करेंगे, तब हमें मालूम हो जाएगा कि शे हरकत में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है, आपने पिछली जमात में पढ़ा है कि हरकत इजाफी नज़रिया है। अगर कोई शे जो अपने अतराफ़ अकनाफ के मुताबिक मुसलसल जगह तब्दील करे तो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, और जगह तब्दील ना करे तो उसे साकिन कहते हैं। वही सेम चीज़ आपको इतनी देर में हमने यही समझा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई शे है वो अगर अपने अतराफ़ व अकनाफ के मुताबिक मुसलसल जगह तब्दील कर रही है तो वो मुतहर्रिक यानी कि वो हरकत में है, और जगह तब्दील नहीं कर रही है यानी कि वो हरकत में नहीं, यानी क्या होगी, वो साकिन हालत में होगी, ओके। यानी कि आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, शे की हरकत, ठीक है। चलो अभी इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया हटाव और फासला, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। और बीच में ना एक बात बोलूँगी, ठीक है, प्लीज़ गौर से सुन लेना। ये बोलूँगी कि देखो साइंस पढ़ रहे हो, 9th क्लास की पढ़ रहे हो, है ना। टफ़ है बट इजी भी है, आप उससे अच्छे से पढ़ोगे तो वो इजी लगता है। मैं पढ़ाऊँगी आपको बिल्कुल इजी लगेगा, टफ़ लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले जब भी आप वीडियो देखते हो ना, आपकी कॉपी, आपका पेन और आपकी किताब तीनों होने चाहिए साथ में, ठीक है, ताकि जो भी टिकिंग कराओ या जब जो भी लिखवाओ आप लिख सको, ठीक है। तो क्या करना है, लेके साथ में बैठना है, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब भी करना है, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि जो पुराना चैनल है ना उस पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अब उस पर वीडियो मैं नहीं डाल सकती हूँ कुछ दिन तक, समझा, इसलिए नया चैनल बनाया है। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाऊँगी मैं भी, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सबसे पहले हटाव जो है हमारा, हटाव को नहीं, पहले सबसे पहले हम लोग फासला देखते हैं। जो फासला है ना उसका, उसकी तारीफ़ क्या हो सकती है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो क्या लिखोगे,
किसी मुतहर्रिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फ़ासला कहते हैं। ये याद रखना, ये फ़ासले की तारीफ़ है। अगर नहीं सुना है तो बैक करो और वापस सुनो, ठीक है। फ़ासले की तारीफ़ लिख के रखो, ओके। हटाओ का तो आगे भी दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और बात, जो हमारा SI निज़ाम होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और CGS निज़ाम होता है, आपने पढ़ा होगा। इवन 6 में, 6 बोल रही हूँ, 8 में पढ़ा होगा। SI क्या है, CGS क्या है, MKS क्या है, नहीं पता कोई बात नहीं, बता देती हूँ। SI यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS यानी कि मीटर किलो सेकेंड्स। समझ में आया? तो ये इनके नेम है, फुल फॉर्म है, ये हो गया। तो यानी कि CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, MKS यानी कि मीटर किलो सेकेंड सिस्टम, ये हो गया। चलो ये कंप्लीट। और SI यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये ना सब में मेन है, SI है, बाकी भी है लेकिन ये भी है। तो अब SI सबकी ना अलग अलग इकाइयाँ दी। अब फासला का, ये जो डिस्टेंस है फासला, उसकी इकाई क्या बोला गया? SI ने बोला कि जो SI निज़ाम जो है उसने बोला कि इसकी इकाई मीटर में हम बोलेंगे, मीटर है, ठीक है। फासले की इकाई क्या होती है? मीटर में होती है। और CGS ने क्या बोला? रुको इसको डिफरेंस करके बताती हूँ भाई, क्लीन हो जा। ओके ओके, इधर हो गया हमारा SI, ये हो गया हमारा CGS, ठीक है। अब देखो CGS ने क्या बोला और SI ने क्या बोला। CGS क्या बोलता है कि यो उसने ना, CGS ने SI की बात नहीं माना। SI बोला क्या, हम लोग ना फासले का जो है ना वो इकाई देंगे से क्या, मीटर, ठीक है। M लिख देती हूँ, इसको डिनोट करते हैं किससे, यानी ये इसका, इसको दिखाने का ये है, ठीक है, मीटर। उर्दू में इस तरह लिखेंगे मीटर, और इसकी ये बता सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म है इसका, M से इसको जाहिर करते हैं हम लोग मीटर को, ये हो गया। वहीं CGS ने क्या बोला? CGS बोला कि हम देंगे इसको CM में, सेंटीमीटर में, यानी कि जो फासला को इसने, CGS ने क्या बोला, हम CM में देंगे, यानी कि सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। समझ में आया? तो ये हो गया दोनों की यूनिट फासले की, दोनों इसमें निज़ाम में, ठीक है। अब एक और बात, गैर सिमती मिकदार है। ये क्या है? गैर सिमती मिकदार है, यानी कि फ़ासले के अंदर क्या होगा? फ़ासले के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कद्र होगा, और जिसमें कद्र होता है वो कहलाता है गैर सिमती मिकदार, और दूसरा होता है सिमती मिकदार। तो सिमती मिकदार में क्या होता है? उसमें सिमत और कद्र दोनों होंगे, इसीलिए वो सिमती मिकदार कहलाएगा। और गैर सिमती मिकदार में सिर्फ कद्र होगा, जबकि जो फासला है हमारा, इसीलिए गैर सिमती मिकदार है क्योंकि इसमें सिर्फ कद्र होती है ना। यानी कि सिमती मिकदार होने के लिए इसके अंदर डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन है क्या? नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगी ये? सिर्फ और सिर्फ स्केलार क्वांटिटी, यानी कि गैर सिमती मिकदार। ओके, चलो ये हो गया कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में, है ना। तो इसको क्लियर किया जाए और आइए अमल करके जो दिया गया है उसको देखेंगे हम लोग। आइए अमल करके देखें। पहला क्या लिखा हुआ है? धागे की मदद से A से B तक के फासले की पैमाइश शक्ल 1.1 अलिफ में दिखाए हुए अलग अलग तरीक़ों से कीजिए। ये देखो यहाँ शक्ल 1.1 दिखाया गया है, ठीक है। चलो करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दोबारा दिखाए हुए उसी रास्ते से मुख्तसर ख़त्ते मुस्तकीम में फ़ासला नापिए। आपकी ख्याल में किस तरीके से की गई पैमाइश सही है? तो आप बताओ, एक टेढ़ा मेढ़ा ऐसे समथिंग करके बताया हुआ है, ठीक है। और दूसरा बताया हुआ है सीधा सिराते मुस्तकीम ख़त्ते मुस्तकीम, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है ऐसा। और वहीं दूसरी जगह दूसरा तरीका बताया गया है A से B बताने के लिए, ऐसा 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 टेढ़ा करके, ठीक है। तो अब आप बताओ इजी कौन सा होगा? अगर आप नापोगे तो ये जो सीधा है ख़त्ते मुस्तकीम वाला वो रास्ता तो आसान होगा ना। यानी कि अगर आप ख़त्ते मुस्तकीम वाला रास्ता अपनाते हो बजाय इस तरीके से अलग अलग जाने की। अब एक छोटी सी बात बताऊंगी, उसको याद रखना, ठीक है। एकदम अच्छे से याद रखना है उसको। क्या याद रखना है? कि देखो, ख़त्ते मुस्तकीम में तय करदा फासला घूम कर तय करने के फासले से कम होता है, हमेशा याद रखना। यानी कि जो ख़त्ते मुस्तकीम का जो ये रास्ता है वो उसका तय करदा फासला हमेशा घूम के तय करने वाले फासले से
कम होता है, यानी कि जो खत मुस्तकीम का ये वाला जो रास्ता है हम इस तरीके से पैमाइश करेंगे और यही सही है। क्यों, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वही सेम चीज़ आपको है ना इस बॉक्स के अंदर ये घर वाला समझाया गया है। ज़रा सोचिए, करके दिया गया कि शकीला स्कूल जाते वक्त अपनी सहेली मारिया के घर होते हुए स्कूल पहुंची, शक्ल 1.1 बे देखी। यही बे वाला बहुत गंदा कर दिया ऑलरेडी, इसे क्लीन करने दो पहले, ठीक है। ये हो गया ख़त्म, बिल्कुल नहीं करना था, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ से हमारा बे का स्टार्ट होता है, चलो ले लिया, ओके। बे क्वेश्चन क्या किया गया कि लेकिन शकीब सीधा स्कूल पहुँचता है, दोनों एक से चाल से जाने के बावजूद स्कूल तक कौन कम वक्त में पहुँचेगा और क्यों पहुँचेगा। इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। देखो शकील क्या है कि वो शकील बोल रही, शकीला जो है वो स्कूल जाते वक्त कहाँ जाती है, अपने घर मारिया के घर, अपने दोस्त मारिया के घर जाती है, सहेली के घर, फिर वहाँ से ये स्कूल जाती है, ठीक है। जबकि इसका भाई जो है शकीब वो सीधा स्कूल जाता है। और अभी हमने यहाँ पे समझने के लिए क्या किया कि जो खत मुस्तकीम का रास्ता होता है और घूम कर जाने वाला जो फासला होता है उसकी बनिस्बत हमेशा खत मुस्तकीम वाला रास्ता क्या होता है, ईजी होता है और कम वक्त उसमें फ़ासला तय होता है। समझ में आया ना क्या बोला था मैंने कि खत मुस्तकीम में तय करदा फासला घूम कर तय करने के फासले से कम होता है। अभी देख लो, चलो प्रूफ कर देती हूँ मैं। प्रूफ तो आप भी समझ ही गए होंगे, कुछ नहीं। देखो शकील कितना है, देखो इसका सॉल्यूशन बता दी। सबसे पहले आ जाएगा शकीला का तय करदा फासला कितना हो जाएगा, 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, ठीक है। एम जगह नहीं है, ओके। इक्वल कितना हो जाएगा, 1700 मीटर हो जाएगा, डन। जबकि इसके भाई शकीब का तय करदा फासला कितना हो जाएगा, सिर्फ 1300 मीटर होगा। हुआ ना। चलो अभी है ना, अभी इनको करेंगे 12, ये तो ये टोटल कितना है यहाँ पे देखो, शकीला का तय करदा फासला कितना है, 1700 मीटर है, ले लिया, ओके। माइनस कितना, 1300 मीटर जो इसके भाई का है शकीब का, ले लिया। इसको ब्रैकेट करो, इसको माइनस करो, कितना निकलेगा, 400 मीटर निकला। यानी कि जो ये है शकीला है वो 400 मीटर ज़्यादा चल रही, किससे, अपने भाई की बनिस्बत, ठीक है। 400 मीटर वो ज़्यादा चल रही है। तो ये प्रूफ भी हो गया ना कि जो घूम कर जो फासला तय किया जाता है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। यानी कि खत मुस्तकीम में तय करदा फासला घूम के तय करने के फासले से कम होता है। बस यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाया गया था, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, और यकीन है मुझे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हटाओ भी आगे दिया गया, उसे भी पढ़ लेते हैं। अब हटाओ का ना तारीफ़ बताया गया यहाँ पे। सबसे पहले डिस्टेंस का मैंने ऑलरेडी बता दिया, फासले का। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हटाओ किसे बोलेंगे। अगर आपको ना ये वाला हार्ड लग रहा है ना, ये वाला, जबकि मुतहरक जिस्म के आगाज़ से इख्तिताम नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासला को हटाओ कहते हैं, थोड़ा हार्ड लग रहा है ना। चलो इसे इजी करते हैं। क्या लिखोगे, हटाओ लिखोगे, टॉपिक डालोगे, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे इसकी तारीफ़ लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हरकत करने वाले एक जिस्म का इब्तदाई मुकाम से आखिरी मुकाम के दरमियान मुख्तसर तरीन फासला हटाओ कहलाता है। ये हो गई इसकी तारीफ़, डेफिनेशन। चलो ये हुआ क्लियर। अब देखो ये इसमें भी SI आ जाता है और CGS आएगा, दोनों ही आएंगे, SI और CGS। फुल फॉर्म पता है ना, यस पता है, दोनों को आप लोग को पता ही है। तो SI ने क्या बोला, SI ने बोला हम इसको इकाई में देंगे, यानी कि हम हटाओ की इकाई क्या रखेंगे, हटाओ की इकाई क्या रखेंगे। चलो एक और हिंट देती हूँ। तो SI और CGS दोनों ने बोला कि हमारी जो है हटाओ की एक ही इकाई होगी, ठीक है। समझ में आया। अब वो इकाई क्या है, वो मीटर है, ठीक है। ख़त्म बात, इतना ही। चलो ये हो गया कंप्लीट। मीटर में काउंटिंग करते हटाओ, ये हो गया। चलो और एक और बात, ये क्या है, ये होता है हमारा सिमती मिकदार। क्यों, क्योंकि हटाओ के अंदर कद्र और सिमत दोनों होती है, इसीलिए क्या कहलाता है, सिमती मिकदार कहलाता है, ओके, याद रखना। और सिमती मिकदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और गैर सिमती मिकदार को स्केलार क्वांटिटी। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, चाल और रफ्तार, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो इससे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया ना, उसको ना सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है।
वो आयशा वाला, इससे ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया, मैंने टॉपिक समझाने है ना आपको, मैं समझा दूँगी तो आप इजीली खुद ही सॉल्व कर लोगे। ओके, उसके बाद आता है ज़रा याद कीजिए, चाल और रफ्तार यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या है, सिमती मिकदार है यानी कि वेक्टर्स, और गैर सिमती मिकदार यानी कि स्केलार से क्या मुराद है। तो देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सिमती मिकदारों में क्या होगा, कद्र और सिमत दोनों होंगे, वो कहलाएगा सिमती मिकदारें, और जिसमें सिर्फ कद्र हो वो कहलाएगा गैर सिमती मिकदार। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन ये बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया कि फासला, डिस्टेंस, चाल, स्पीड, रफ्तार, वेलोसिटी, वक्त, टाइम, हटाव, डिस्प्लेसमेंट, इनमें सिमती और गैर सिमती मिकदारें कौन सी है। एकदम आसानी से समझेंगे, एक मिनट, मेरे को यही प्रॉब्लम होती है वीडियो एडिटिंग करने में ना, बहुत झंझट होती है, इसको क्लीन करते बैठो प्रॉपरली। ओके, तो देखो सबसे पहले आता है हमारा, मैं ना सबके ना सिम्बॉलिक नेम ले लेती हूँ। जैसे सबसे पहला क्या दिया है, डिस्टेंस डी, उसके बाद लिया गया है पूरा नाम नहीं लिखते बैठूंगी, बहुत टाइम जाएगा ऐसा, चलो समझ रहे हो ना, बस हो गया डिस्टेंस। उसके बाद आ जाता है स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम, एंड आता है लास्ट वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलो समझ गए, अब इनको समझेंगे हम लोग, ठीक है। कलर रेड, उफ पता नहीं क्या हो गया जिसको से क्लियर ही काम नहीं कर रहा है। ओके, सो क्या है, सबसे पहले आता है हमारा प्यारा सा डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग किस में कवर करते हैं, डिस्टेंस हो जाता है हमारा स्केलार क्वांटिटी, स्पीड हो जाता है हमारा, ये भी हो जाता है हमारा स्केलार क्वांटिटी, वेलोसिटी जो होता है वो होता है हमारा वी, वेक्टर क्वांटिटी, टाइम होता है हमारा स्केलार क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसमें मतलब स्पीड में और टाइम में, तीनों में सिर्फ कद्र है, इसीलिए क्या है, ये गैर सिमती मिकदारें हैं, स्केलार क्वांटिटी है। और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो रफ्तार है और हटाव है ना, ये दोनों क्या है, इन दोनों के अंदर है ना क्या होता है कि कद्र और सिमत दोनों होते हैं, इसीलिए ये सिमती मिकदारें हैं। समझ में आया, सॉल्व। अब उसके नीचे आपको फॉर्मूला दिया गया किसका, चाल का। चाल का मतलब क्या है, स्पीड। ओके, यानी कि उसका यहाँ पे दिया गया फॉर्मूला कि चाल बराबर, पूरा ही क्लीन करना पड़ेगा, चलो इतना समझ रहे हैं। चलो क्या लिखा हुआ है, चाल बराबर कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त, ये इसका फॉर्मूला है, ये याद करना है ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद आता है, क्या आता है, किसी जिस्म की इकाई वक्त में एक ही सिमत में तय करदा फासला को रफ्तार यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ इकाई वक्त से मुराद 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा वगैरह हो सकता है। बड़ी इकाई में वक्त की पैमाइश करें तो 1 साल भी इकाई वक्त में हो सकता है। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं, और रफ्तार का फॉर्मूला है रफ्तार बराबर, ज़ाब्ता क्या है रफ्तार का, रफ्तार बराबर हटाव बटे वक्त। हो गया, चलो ये हो गया। देखो यहाँ पर ये और ये यहाँ तक जो ये दिया गया ना, यहाँ तक, तो ये रफ्तार का, और ये यहाँ मतलब फासला यानी कि फासले को रफ्तार यानी कि वेलोसिटी कहते हैं, या तो नॉर्मल सा ये वाला इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। ये इतना याद रखने का, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसको याद रखो, बस हो गया कंप्लीट। उसके बाद आता है, इसे जहन में रखिए। चलिए कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहला पॉइंट दिया गया हमें कि चाल और रफ्तार की इकाइयाँ यकसा होती है MKS निज़ाम में, मीटर पर सेकेंड, और CGS निज़ाम में सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। अब MKS का मैंने नाम लिया था, क्या आएगा, मीटर किलो सेकेंड सिस्टम। ओके, CGS का ऑलरेडी पता है, तो यानी कि CGS और MKS में क्या है, मीटर पर सेकेंड है किसकी, चाल और रफ्तार की इकाइयाँ, और CGS में क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है किसकी, चाल और रफ्तार की इकाई। दूसरा आता है, चाल का ताल्लुक फासले से है जबकि रफ्तार का ताल्लुक हटाव से है। बिल्कुल यहाँ पे आपने देख लिया, क्या देखा कि किसी जिस्म का इकाई वक्त में एक ही सिमत में तय करदा फासले को क्या कहते हैं, रफ्तार कहते हैं। और यहाँ पे वही बताया गया है कि फासले से है
जबकि हटाव का ताल्लुक रफ्तार का ताल्लुक हटाव से होता है। ओके, चलो समझ में आया। और तीसरा क्या दिया गया कि हरकत खते मुस्तकीम में हो तो चाल और रफ्तार की कदरें यकसा होने होती हैं, वरना अलग अलग हो सकती है। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। समझ गया, बस इतना ही था। देखो यहाँ पर भी यही बोला गया, इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। इसलिए तो बता रहे कि जो चाल का ताल्लुक फासले से है, जबकि रफ्तार का ताल्लुक किससे, हटाव से है। क्योंकि इसके तारीफ में ही आप देख रहे हो तो समझ में आ गया ना क्यों है। यानी कि ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट। आगे टॉपिक पे चलते हैं। कुछ भी डाउट आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में सीधा कमेंट करना और कुछ नहीं, टाइम पास नहीं करना है। आगे आपको दिया गया क्या है कि पिछली मिसाल सफ़ा 1 में शकीला और मारिया के घर का खत मुस्तकीम में फ़ासला 500 मीटर है। मारिया के घर और स्कूल का खत मुस्तकीम में फ़ासला 1200 मीटर है। यानी शकीला के घर और स्कूल के दरमियान खत मुस्तकीम में फ़ासला 1300 मीटर है। फ़र्ज़ कीजिए कि शकीला को मारिया के पास जाने में 5 मिनट लगे, फिर मारिया के घर से स्कूल जाने में 24 मिनट लगे। इस मालूमात से क्या होगा, यहाँ पर आपको इक्वेशंस दिए गए, इसको सॉल्व करने हैं। जो आपको मसावतें दी गई सॉल्व करनी है। सबसे पहले आ जाएगा, ओके, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया गया कि शकीला की राह ए पर जाते वक्त चाल कितनी थी। चाल का फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ बताया गया, फासला बटे वक्त। तो फासला कितना बताया था, 500 मीटर, और टाइमिंग कितना बोला है, 5 मिनट। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंचे गया 1 0 0, यानी कि 100 मीटर आ गया। चलो, शकीला की बी पर जाते वक्त कितना हो जाएगा, फिर फार्मूला डालेंगे जाप्ता और फिर सॉल्व करेंगे। तो शकीला जो है उसकी बी पर जाते वक्त कितना था, 1200 मीटर था। ठीक है, डाल दिए और 24 मिनट उसको लगे, वक्त 24 मिनट है। फिर कट करेंगे कितना आएगा, 50 मीटर फी मिनट आएगा। कट करो, आ जाएगा वही आंसर। यानी कि आप इसको ये करोगे ना, डिवाइड करोगे तो मालूम हो जाएगा आंसर। ओके, तकसीम कर लो, मालूम हो जाएगा। शकीला की औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल फासला बटे कुल वक्त। टोटल इन दोनों को, ऊपर का ये मीटर और ऊपर का ये मीटर, 500 मीटर 1200 मीटर इक्वल करो, 1700 मीटर आएगा। और 24 मिनट और 5 मिनट टोटल करो, कितना आएगा, 29 मिनट आएगा। फिर आप इसको इससे कट करो, कितना निकला, 58.6 निकला ना, 58.6 मीटर फी मिनट हो गया। चलो, ये हो गया कंप्लीट। अब शकीला के औसत रफ्तार बोले गए हैं, हटाओ बटे वक्त आ जाएगा। फिर इसको कट करो, कितना आएगा, 44.83 मीटर फी मिनट। समझ में आया। ये सॉल्यूशन जो आपको दिया गया था, ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया था, बस उसको आपको समझना था और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है, चाल और सिमत का रफ्तार पर होने वाला असर क्या होता है। चलो करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि मुसद्दिक ने मोटरसाइकिल की चाल मुस्तकिल रखकर सिमत बदलने पर रफ्तार पर उसका क्या असर होगा। जो मुसद्दिक है वो मोटरसाइकिल चला रहा है, उसकी चाल मुस्तकिल है, लेकिन सिमत बदलेंगे तो रफ्तार पर क्या असर होगा वो बताना है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि घुमदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते वक्त मुसद्दिक की चाल और सिमत दोनों तब्दील करने पर रफ्तार पर कौन सा असर होगा। यानी कि चाल और सिमत का रफ्तार पर होने वाला असर वाला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। उसमें क्या लिखा है कि मुसद्दिक मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहा है, सफ़र के दौरान जेल के मौक़ों पर क्या होगा बताइए। शक्ल 1.3 ये वाला बोला गया देखने के लिए। ठीक है, उसके अंदर बोला गया है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि मुसद्दिक ने मोटरसाइकिल से सफ़र के दौरान मोटरसाइकिल की सिमत तब्दील ना करके मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने या कम करने से रफ्तार पर इसका कौन सा असर होगा। जो पहला वाला क्वेश्चन ये था कि मुसद्दिक ने मोटरसाइकिल से सफ़र के दौरान मोटरसाइकिल की सिमत तब्दील ना करके मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने या कम करने से रफ्तार पर उसका क्या असर होगा। तो देखो, इस पर ना रफ्तार का असर ये होगा कि जो रफ्तार है ना, वेलोसिटी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मुसद्दिक के सफ़र के दौरान रास्ते में एक मोटर आने पर क्या चाल और रफ्तार यकसा रहेंगे। नहीं, चेंज हो जाएगा। जो उसकी रफ्तार है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सिमत से। ओके, तो ये चाल और सिमत का ना रफ्तार पर होने वाला असर दिखा रहा है आपको। तीसरा क्वेश्चन है इसका। अब तीसरा सवाल क्या है कि घुमदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते वक्त
चलाते हुए मुसद्दिक के चाल और सिम दोनों तब्दील करने पर रफ्तार पर कौन सा असर होगा? बिल्कुल सही है। देखो, सिमत बदलेगी तो जो आपकी रफ्तार है वो भी बदलेगी, उसके हिसाब से चलेगा, यानी कि जो आपकी रफ्तार है वो बदल जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है ऊपर के वाक़यात से ये बात जहन में आती है कि रफ्तार का ताल्लुक चाल और सिमत इन दोनों से है और रफ्तार में तब्दीली हस्ब ज़ेल के मुताबिक हो सकती है। क्या क्या हो सकती है कि सिमत कायम रखते हुए चाल बदल जाएगी, यानी चाल में तब्दीली हो जाएगी। दूसरा है चाल अगर मुस्तकिल रखते हुए तो सिमत में तब्दीली होगी। तीसरा है चाल और रफ्तार की सिमत दोनों में तब्दीली हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ये टॉपिक। नेक्स्ट आपको बोला गया है, इसे जहन में रखिए, क्या है? चाल की पैमाइश क्या है? फासला बटे वक्त। सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। हवा में आवाज़ की चाल 343.2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह नूर की चाल 3 × 10 की कुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड है। ज़मीन के सूरज के अतराफ गर्दिश करने की चाल 29,770 मीटर पर सेकेंड है। तो ये कुछ आपको जी के भी बताया गया है, यानी जनरल नॉलेज, और ये आपको खानापुरी वगैरह में आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन याद रखिए नॉलेज के लिए भी। देखो, हम पढ़ते इसलिए ना, ताकि इसलिए ये क्लास में फ़र्स्ट आना है ये सोच होती है, लेकिन आगे बढ़ना है, टॉप करना है, वो अलग सोच होती है। लेकिन इसलिए भी पढ़ा कीजिए कि आपको नॉलेज हो उस चीज़ का। ठीक है, नॉलेज रहेगा ना, नॉलेज लाइफ टाइम तक रहती है हर चीज़ की। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ख़त मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो है अमर, अकबर और एंथनी, ये नाम पहले भी सुना होगा आप लोगों ने कहीं। ये 3 नाम हैं, अपनी खुद की गाड़ियों पर मुख्तलिफ रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं। जेल के जदवल के मुख्तलिफ वक्फ़ों में तय किए गए फ़ासले में दिखाए हुए हैं। देखो, यहाँ पे घड़ी में वक्त दिखाया गया और ये अमर का अमर के ज़रिए तय किया गया फ़ासला किलोमीटर में है। यहाँ पे अकबर का है और यहाँ पे एंथनी का है, तीनों का। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देखो और इसके नीचे का क्वेश्चन बताती हूँ। आइए दिमाग पर जोर दें। पहला है अमर, अकबर और एंथनी के सफ़र के दौरान दर्ज किया गया वक्त का वक्फ़ा कितना होगा? तो अमर, अकबर और एंथनी के सफ़र के दौरान दर्ज किया गया वक्त का वक्फ़ा कितना होगा? 30 मिनट होगा, यानी कि 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? मुकर्ररा वक्त में यकसा फासले ने किसने तय किया है? तो देखो, जो टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि मैं बता दूं आपको, मुकर्ररा वक्त में यकसा फासला। अब देखो, एक ट्रिक बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसने फ़ासला तय किया था मुकर्ररा वक्त में। देखो, यकसा हरकत जो होता है ना, यकसा हरकत, उसकी है ना तारीफ़ सुनो पहले। यूनिफॉर्म मोशन की क्या बोलते हैं कि कोई जिस्म यकसा वक्फ़ाए वक्त में यकसा फ़ासला तय करता हो तो उसे उसकी हरकत को यकसा हरकत कहते हैं। वापस रिपीट कर रही, सुनो। कोई जिस्म यकसा वक्फ़ाए वक्त में यकसा फ़ासला तय करता हो तो उसकी हरकत को यकसा हरकत कहते हैं। अब आप खुद समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में से किसने किया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि क्या अकबर के मुकर्ररा वक्त के दौरान तय करदा फ़ासला यकसा है? तो बताओ यकसा है कि नहीं। तो जो अकबर है ना, वो गैर यकसा हरकत के से चला है, यानी कि उसका जो तय करदा फ़ासला यकसा होगा क्या? नहीं होगा। देखो, आप खुद देख लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चौथा क्वेश्चन ये है कि अमर, अकबर और एंथनी के मुकर्रर वक्त में तय करदा फ़ासलों के मुताबिक उनकी चाल कैसी है? तो उनकी चाल है, चाल का मतलब क्या होता है कि स्पीड। तो देखो, जो अमर है वो चलेगा 40 की, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद आता है अकबर। अकबर कैसे चला? अकबर ये गैर यकसा हरकत से चला है, तो क्या होगा इसका? तो हमें गैर यकसा हरकतें लिखेंगे कि इसका मालूम नहीं। उसके बाद आता है एंथनी। तो एंथनी है ना 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। ठीक है, तो चारों के आंसर सॉल्व। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया है, किसी जिस्म का यकसा वक्फे में यकसा फासला तय होता है तो उसकी रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं। ठीक है, ये तारीफ़ है, याद रखना यकसा रफ्तार की।
ओके, यहाँ पे येलो बॉक्स में क्या लिखा है कि अगर शे यकसा मुद्दत में गैर मसावी फासले तय करती है तो उसकी रफ्तार गैर यकसा रफ्तार कहा जाता है। मसलन भेटर वाले रास्ते पर गाड़ियों की रफ्तार और साइकिल चलाने वाले की रफ्तार अलग होती है ना। तो ये देखो ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे बताया गया, उसकी बताई गई है, ठीक है। स्पीड एक जैसी स्पीड से चल सकती क्या, नहीं। तो वही जो अकबर जो है उसका एग्जाम्पल है, अभी ऊपर हमने पढ़ा ना जदवल में, तो वही समझ में आया कि वो जो कैसे चला वो गैर यकसा रफ्तार से चला। बाकी अमर और एंथनी किससे चला, यकसा रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सीलरेशन इसरा। आइए अमल करके देखिए। पहला है 1 मीटर लंबाई का एक प्रणाला लीजिए और उस पर छोटी गेंद लीजिए। दूसरा है शक्ल 1.4 के मुताबिक प्रणाली के एक सिरे को ज़मीन पर रखकर दूसरे सिरे को ज़मीन से बुलंदी पर हाथ से थामे रखिए। गेंद पर प्रणाली की ऊपर से सिरे से छोड़ दीजिए। नीचे आते हुई गेंद की रफ्तार का मुशाहिदा कीजिए। गेंद के ऊपर से नीचे आते वक्त क्या हर जगह रफ्तार यकसा होती है, क्वेश्चन किया गया है। और इब्तदा में, दरमियान और ज़मीन के करीब आते वक्त रफ्तार किस तरह बदलती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। इसको ना समझाने का सबसे इजी तरीका क्या है, इसरा यानी कि जो एक्सीलरेशन होता है ना, इसकी तारीफ़ क्या है ये समझो पहले। इसकी तारीफ़ है कि वक्त के साथ रफ्तार की तब्दीली को शरह को इसरा कहते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक बार और सुनो इसकी तारीफ़ क्या है। इसकी तारीफ़ ये है कि वक्त के साथ रफ्तार की तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। अब देखो इसको समझने का बेस्ट एग्जाम्पल ये है, पार्क में गए हो, ठीक है, नहीं भी गए हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिसल गुंडी देखा है ना, ऊपर से नीचे जब हम फिसलते हैं, है ना, वही सेम एग्जाम्पल है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रणाला और गेंद दे दिया गया है, आपकी जगह गेंद रख दिया गया है। क्या होगा जब हम ऊपर से गेंद को छोड़ेंगे ना, तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो कम रहेगी उसकी स्पीड, जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी यानी कि रफ्तार है वो पहले से कम रहेगी, ठीक है। फिर बीच में आएगी तो वो बढ़ जाएगी, और जब नीचे ये आएगी ना तब ज़ीरो ख़त्म हो जाएगी। तो वही बताया गया है कि इसमें देखो चीज़ समझ में आ गया ना, इसीलिए इसको इसरा बोला गया है कि शुरुआत में क्या होगी, पहले कम होगी, फिर बीच में ज़्यादा हो जाएगी, और ख़त्म आखिरी में आते आते ज़मीन तक ज़ीरो हो जाएगी उसकी स्पीड, ये रफ्तार। तो क्या बोला गया, इसरा की तारीफ़ ही यही है कि वक्त के साथ रफ्तार में होने वाली तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं ना। समझ में आया इसरा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ज़ाब्ता क्या है इसकी, कि रफ्तार में तब्दीली इसरा बराबर रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त। समझ में आया, आगे दिया भी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी देकर मैंने बता दिया ना, अभी जो प्रणाला और गेंद का समझा रहे थे, तो गेंद की जगह मैंने आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बोला गया कि बचपन में आपने ढलवान सतह पे फिसल कर खेला होगा, आपको मालूम है कि ढलवान पर फिसलते वक्त शुरू में रफ्तार कम होती है, दरमियान में बढ़ती है और आखिर में कम होकर सिफर हो जाती है। रफ्तार में तब्दीली की इस शरह को इसरा कहते हैं। बस इसका ज़ाब्ता ही बताया कि रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त बराबर इसरा, ठीक है। वही चीज़ आपको प्रणाला और गेंद के साथ बोला गया था, अमल करके देखो क्या होगा। शुरुआत में वो पहले धीरे रहेगा, बीच में एकदम स्पीड हो जाएगा, और ज़मीन तक आते आते सिफर यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और वक्त के साथ साथ रफ्तार चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा, इसरा हो जाएगा। चलो ये टॉपिक समझा। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर इब्तदाई रफ्तार u वक्त t के बदल कर आखिरी रफ्तार v हो जाती है तो क्या बनेगा, ये इसरा का फॉर्मूला हो गया इंग्लिश में। क्या, ए इक्वल यानी कि इसरा, ए यानी कि इसरा होता है, ठीक है, वी यानी कि आखिरी रफ्तार, माइनस यानी कि यू यानी क्या, इब्तदाई रफ्तार, बटे टी यानी कि वक्त जितना दिया गया वो। समझा फॉर्मूला, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या है, अगर किसी मुतहर्रिक जिस्म का मुकर्ररा यकसा मुद्दत में रफ्तार तब्दील होती रहे तो उस जिस्म की रफ्तारी इसराई रफ्तार कहलाती है। मुतहर्रिक जिस्म में दो किस्म के इसरा हो सकते हैं। पहला है मसावी मुद्दत में अगर रफ्तार में यकसा तब्दीली वाक़ होती है तो वो यकसा इसरा होता है। दूसरा है अगर मसावी मुद्दत में रफ्तार में गैर यकसा तब्दीली वाक़ होती है तो वो गैर यकसा इसरा होता है। दोनों समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मस्बत, मनफी और सिफर इसरा। क्या है, किसी जिस्म का इसरा मस्बत या मनफी हो सकता है। जब किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफा हो तब मस्बत इसरा कहलाता है, या इसरा की रफ्तार सिमत में होता है। जब किसी जिस्म की रफ्तार में कमी वाक़ होती है तब मनफी इसरा होता है।
मनफी इसरा ही इब्तदानी के डिसलरेशन कहते हैं। ये रफ्तार की मुखालिफ सिमत में होती है। रफ्तार मुस्तकिल हो तो उसे सीफर इसरा कहते हैं, यानी ज़्यादा हो तो मस्बत, कम हो तो मनफी, और मुस्तकिल यानी बराबर हो तो सीफर। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसरा के ना हम लोग यूनिट देख लेते हैं। जो एक्सीलरेशन है, देखो क्या होगा, एसआई निज़ाम में क्या होता है, एसआई निज़ाम में इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुव्वत 2 है इसकी, ठीक है, मुरब्बा। और सीजीएस में है क्या है, सीजीएस में है इसकी इकाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर पर एस मुरब्बा, ऐसे समझो, ठीक है। ये याद रखना, बस यूनिट में समझा रही हूँ, कभी पूछ लेता है तो बता देना कि ये इसरा की यूनिट है, इकाइयाँ हैं, है ना। हमें कोई पूछे ना पूछे, हमें पता होनी चाहिए, बात ये है और कुछ नहीं। टॉपिक क्या है, यकसर रफ्तार के लिए फासला वक्त की तरसीम बताई गई है। चलिए समझते हैं। ज़िल के जदोल में एक गाड़ी का मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासला दिया गया है, जिसके लिहाज से वक्त एक्स महवर पर और फासला वाई महवर पर ले कर शक्ल 1.5 में तरसीम बनाएं। क्या फ़ासला और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ तरसीम के ज़रिए वाज़े हो सकता है? चलो करके देखते हैं। हमारे पास फ़िलहाल तो कंप्यूटर या लैपटॉप तो है नहीं कि उससे करेंगे, तो इसी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर ले लिया हमने फ़ासला वाई महवर पे, और एक्स महवर पे हमने ले लिया वक्त। वक्त की इकाई क्या होती है, सेकेंड होती है, ठीक है, याद रखना। और फासले की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। चलो हो गया, डन। अब देखो यहाँ पे बताया गया है फासला कितना है, 0, तो 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे वक्त कितना दिया गया है, 10, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे। और फासला क्या बोला गया, 15, तो 5 गिनती करके ऐसे लेंगे, ठीक है। चलो ले लिया। उसके बाद आता है 20 पर 30, 20 पर 30 हो गया, ले लिया। ये यहाँ आ जाएगा, चलो ले लिया। उसके बाद आएगा 30 पर 45, है ना। वक्त 30 है, अरे रे एक मिनट मिस्टेक हो गया। सबसे पहले क्या देखते हैं, फासला देखते हैं। फासला कितना है, 15। चलो फासला है 15, ये चीज़ से चलो यहाँ पे बीच में ले लेते, ले लिया। और वक्त कितना है, 10, ले लिया, यहाँ पे बना लिया। उसके बाद है फासला कितना है, 30, फासला है 30, तो ये बीच में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वक्त कितना है, 20, तो 20 पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। चलो ये हो गया। उसके बाद फासला है 45, यानी कि ऊपर आ जाएगा। और ये कितना है, 30, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है 40 है वक्त, ले लिया। और 60 है कितना, 60 है ये, चलो ले लिया। उसके बाद आता है 50 वक्त, ले लिया। और 60 कितना है, सॉरी 75 है ये, तो यहाँ बीच में आएगा ये समथिंग, चलो ले लिया। उसके बाद आता है 60 वक्त और 90 हमारा ये है, तो 80 के बाद बीच में 90 आ जाएगा, चलो यहाँ पे ले लिया। उसके बाद आखिरी है 70 वक्त और 105 दिया गया है, तो 105 समथिंग कुछ यहाँ पे आ जाएगा। देखो दिखा रहे हैं ना, बन रही ना तरसीम। अगर हम सही से बनाएंगे तरसीम की बुक में तो बनेगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। समझ में आया? तो ये वाज़े हो सकता है, ठीक है। ओके, यकसा रफ्तार वाले जिस्म मुद्दत में यकसा फ़ासला तय करता है या फ़ासला वक्त तरसीम के दरमियान ख़त मुस्तकीम ज़ाहिर करता है। देखा ना अभी हमने, ऊपर हो गया। उसके बाद आता है गैर यकसा रफ्तार के लिए से फ़ासला वक्त की तरसीम, यहाँ पे दी गई है, आपको खुद ने बनाने हैं, ट्राई करने हैं, नहीं तो मैं ना आपको शॉर्ट में बना के बता दूँगी, ठीक है। तो चलो बता ही देती हूँ, इतना क्या टेंशन लेना। लेकिन हाँ, इसमें इतना भी जितना होगा ना कवर, ये आखिरी टॉपिक है, इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्यों, ठीक है प्लीज़, क्योंकि ना मेरी तबीयत सही नहीं है ज़्यादा। ओके, सबसे पहले आता है फासला। चलो यहाँ पे ले लेते हैं फासला और इधर ले लेते हैं वक्त, ठीक है। ये हो गया वाई महवर, ये हो गया एक्स महवर। तो पहले पे कितना बोला गया है, 7। सबसे पहले 0, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेते हैं 7, तो 7 यहीं कहीं बीच में आ जाएगा, यहाँ ले लिया बीच में, ठीक है। 5 के आगे 7, ठीक है। अब वक्त कितना है, 5, ले लिया, चलो। उसके बाद है 12, 7 आगे गिनते जाओ, 7 5 आ जाएंगे तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 10,
तो यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा। ओके, तो समझाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा तरसीम है नहीं हमारे पास। और तरसीम में चलो मैं बता देती हूँ, वाई मैवर पे कहाँ तक लेना है। यहाँ पे ना 58 तक गए, यानी कि 60 तक इसमें आना चाहिए। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके। ठीक है, 35, 40, 50, 60 तक लेके जाना है इसको वाई मैवर पे। फिर सेम आपको एक्स मैवर पे भी देना पड़ेगा, या तो 40 तक भी रहा तो इस पर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपको स्लोप बनाना है, और फिर देखना कि जहाँ जहाँ वो नुकता है वो बराबर लाइन से है कि नहीं। ठीक है, तो ऊपर लाइन से तो आएगा नहीं, क्योंकि वो गैर यकसा है, रफ्तार है, तो ऊपर नीचे करके आएगा समथिंग करके। ठीक है, तो नहीं होगा। तो लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल दे रही हूँ, आप ट्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नहीं बन रहा है, मैंने कोशिश की। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ वक्त के साथ फासले में तब्दीली गैर यकसा है, यानी यहाँ रफ्तार गैर यकसा होगा। इसने ऑलरेडी बोला, बट आपको यहाँ पे बोला गया था ट्राई करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, इसलिए बोला कि तरसीम बनाकर पहचानो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि आइए दिमाग पर जोर दें। यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार के लिए फासला वक्त तरसीम में आप कौन सा फ़र्क दिखाई देता है। अब देखो, गैर यकसा रहेगा तो उसमें रफ्तार और जो फासला है, यानी कि देखो रफ्तार और मतलब कि देखो जो यकसा रहेगा ना, उसमें जो फासला है और वक्त, वो जब हम बनाएंगे ना उसका तरसीम, तो इक्वली ऐसा मसावी दिखेगा। और गैर यकसा में क्या रहेगा, दोनों फासला और वक्त में मतलब तब ये अलग अलग रहेगा और तब्दीली होती जाएगी। यानी कि जब हम इसका तरसीम बनाएंगे ना, तो कुछ इस तरह ऊपर नीचे से आरा टेरा करके आएगा, तो इसीलिए वो गैर यकसा हो जाएगा। और उसकी रफ्तार इस तरह से मतलब डिफरेंस होंगे, दोनों में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क हमें दिखाई देता है। अब तक हम लोग है ना कौन सा, फासला का पढ़ रहे थे और वक्त का पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे रफ्तार और वक्त का एक साथ दिखाया गया है। ठीक है, चलो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है, एक रेलगाड़ी अक्सर रफ्तार से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा 5 घंटे मुसलसल मुतहर्रिक है। इस अक्सर हरकत के रफ्तार और वक्त में तब्दीली के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम शक्ल 1.7 में दिखाई गई है। रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला किस तरह मालूम किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला और शक्ल 1 से 4 ज़िलाई के रुकबे में क्या कोई ताल्लुक़ है, ये बताने का है आपको। और यहाँ गाड़ी का इसरा कितना होगा, ये भी क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन किए गए हैं इस तरसीम के ज़रिए। तो मैं ना आपको ये पूरा तरसीम ना सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। तो फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते वीडियो को। ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना कि जब भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी क्या मतलब आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन करके रखूँगी मैं पहले, फिर आपको बताऊँगी, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो की रीच बढ़ानी है, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना है। ठीक है, बस इतनी सारी चीज़ें आपसे डिमांड है, आपको करना है। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर। और जुड़े रहिए नाज एकेडमी एजुकेशन के साथ, चैनल सब्सक्राइब करके।